छठी अनुसूची लद्दाख और असममित संघवाद। सिक्स शेड्यूल लद्दाख एंड एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। Sixth schedule Ladakh and asymmetric federalism। तो कभी आप एनसीईआरटी वाली किताब को पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है एक बच्चे ने सिक्स शेड्यूल लद्दाख और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। कभी आप एनसीईआरटी वाली किताब पढ़ेंगे तो उसमें बच्चे ने एक सवाल पूछा है कि यदि, और यही एग्जैक्टली मेंस का सवाल है, तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में कितना मैच है। और कभी भी अच्छे से पढ़ के एनसीईआरटी वाले उस क्लास की किताब को पढ़िए 11th वाली, जहां बच्चा बार बार सवाल पूछता है, तब आप में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का डेवलपमेंट अपने आप होता है। और बार बार सवाल पूछने, तब जाके यूपीएससी सवाल आप देखिए, तब को लगेगा हाँ भाई सवाल तो इसी किस्म के बनते हैं। इसका मतलब है, और सवाल बच्चे ने पूछा है, क्या प्रशासनिक सहूलियत के आधार पर जनपद का निर्माण किया जा सकता है, छोटे राज्य का नहीं? इन्हीं बात सीधे शब्दों में और कह दें, राज्य के निर्माण में और जनपद के निर्माण में क्या फर्क है? राज्य का निर्माण कर दिया जाए, जनपद का निर्माण किया जाए, तो क्या फर्क है भाई? संघीय शासन में डिबेट आता ही रहता है, क्योंकि लद्दाख का मामला तो यही है। लद्दाख अभी क्या डिस्ट्रिक्ट है? लद्दाख को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए या लद्दाख को राज्य बना दिया जाए? तो सवाल ये होता है, लद्दाख को डिस्ट्रिक्ट बनाना है, लद्दाख को राज्य बनाना है, तो उसके तमाम एंगल से उसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब लद्दाख को आप राज्य बनाएंगे, तो आप याद रखिए, राज्य बनाने में एक फर्क है। राज्य का मतलब क्या है? राज्य एक संवैधानिक इकाई है। जब कहीं पर राज्य बनता है तो संघीय व्यवस्था में राज्य की शक्ति समानांतर हो जाती है। राज्य संवैधानिक इकाई है, इसका मतलब क्या है? जब कहीं हम राज्य बना देंगे तो राज्य को स्वायत्त शक्तियां, ऑटोनॉमस पावर्स, राज्य के पास स्वायत्त शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं? संविधान से। और स्वायत्त शक्तियां प्राप्त कहां पे होंगी? स्वाभाविक रूप में राज्य को शक्तियां प्राप्त होंगी विधायी, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और वित्तीय। यानी राज्य को अपने विषय पर कर लगाने का अधिकार होगा, प्रशासन चलाने का अधिकार होगा, विधि के निर्माण का अधिकार होगा, और स्वाभाविक रूप में राज्य की अपनी आधिकारिक भाषा हो सकती है। कल्चरल ऑटोनॉमी राज्य को मिलती है। राज्य है तो आप याद रखिए अपनी नई शिक्षा नीति बना सकता है। राज्य है तो उसका अपना लोक सेवा आयोग होगा। राज्य के साथ कितनी बातें मिल जाती हैं। और राज्य होगा अपना मंत्रिपरिषद होगा, राज्य होगा तो अपना मुख्यमंत्री होगा। और संसदीय शासन में, डेमोक्रेसी में जवाबदेही का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर्वाधिक महत्व है। लेकिन सवाल यह है कि राज्य के निर्माण के लिए स्वाभाविक तौर पर राज्य का तो फायदा ही है। संघीय व्यवस्था में आपकी स्थिति स्वायत्त हो जाएगी। भाई उत्तराखंड राज्य बन गया तो उत्तराखंड के निवासियों को फायदा मिला कि नहीं? वहाँ के स्थानीय सेवाओं में फायदा मिला, लोक सेवा आयोग बन गया। हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया तो पहाड़ी लोगों को बड़े फायदे मिले वहाँ पे, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, तमाम उनके लिए फायदे दिए गए। और हमारे यहाँ राज्य बन जाने का मतलब है, अदर सोच के देखिए, राज्य बन जाना केवल विकेंद्रीकरण जैसा नहीं है। हम अगर राज्य न बनाए, केवल किसी को जनपद बना दे, डिस्ट्रिक्ट बना दे, तो आप याद रखिए जनपद संवैधानिक इकाई है या प्रशासनिक? प्रशासनिक। जनपद क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है। जनपद न तो पॉलिसी मेकिंग करता है, जनपद का मालिक कौन है? डीएम। जनपद न तो वो क्या निर्णय करता है,
वो नीतियों को, विधियों को क्रियान्वित करने की संस्था है। जनपद क्या है? प्रशासनिक इकाई है और प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाई गई है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है कि, और इसका मूल काम क्या है? नीतियों का क्रियान्वयन और विभिन्न योजनाओं का जनपद के लिए वितरण। बात ध्यान में रखने की है, डिस्ट्रिक्ट को लॉ मेकिंग का अधिकार नहीं है, पॉलिसी मेकिंग का अधिकार नहीं है, टैक्सेशन लागू करने का अधिकार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? एक राज्य के अधीन एक प्रशासनिक इकाई है। राज्य के अधीन प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने की इकाई है। राज्य के अधीन प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने की इकाई है। इसलिए अब स्वाभाविक रूप में किसी को जनपद से राज्य बना देना, इसका मतलब दरोगा से पुलिस कप्तान बना देना। अंतर बहुत स्पष्ट है। लेकिन सवाल यह है कि जनपद से अगर आप किसी को राज्य बना देते हैं तो आप कहें कोई और उपाय नहीं किया है? बीच का भी उपाय हो सकता है। अब किसी को जनपद से राज्य बना देना एक समस्या है। एक बात आप याद रखिए, जनपद बना देने में तो डीएम का कार्यालय ही चाहिए, राज्य बना देने में सचिवालय चाहिए, राज्य बना देने में अपना पूरा मंत्रिपरिषद चाहिए। अब सवाल है, लद्दाख की बात अगर की जाए, लद्दाख की आबादी कितनी है? भाई लद्दाख का इतने चर्चा में रहा है तो लद्दाख की डेमोग्राफी में कश्मीर का 3 पार्ट भौगोलिक रूप में घाटी यानी वैली, उसके बाद जम्मू, तीसरा लद्दाख। लद्दाख भौगोलिक रूप में तो बहुत विशाल है। पूरे JNK की 44% टेरिटरी लद्दाख के पास है, लेकिन जनसंख्या महज 2011 की जनगणना के हिसाब से 2.7 लाख से 2.7 लाख। आप याद रखिए, अगर आप दिल्ली के जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? वो दोस्तों GS की बड़ी कमजोरी है ये तो। फिर नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। ये किसने बताया? किसने बताया? आप दिल्ली से हो तब भी बता दिए। देखिए ये बच्चा जागरूक है ये। अरे मेरे बच्चों, जहां रहते उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो रखो। ये आपके स्वभाव में होना चाहिए। UPSC स्टूडेंट के स्वभाव में और आसपास क्या चल रहा है, अगल बगल क्या चल रहा है, उस पर ध्यान मत रखो। अगल बगल थोड़ा आगे बढ़ जाओ, राज्य में क्या चल रहा है, जनपद में क्या चल रहा है, राष्ट्र में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसके तो जानकारी होनी चाहिए। अब 2.7 लाख अगर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन काउंट कर ले तो आपको पता है कितना होगा? लगभग 40 से 50 लाख एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है ये। आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट को सोच लीजिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है कितने लाख का है? आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो? गोरखपुर, वो 60 लाख। बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहते, बाकी लोग मंगल ग्रह से आए हुए हैं। अरे मेरे बच्चों, अच्छा 4.5 लाख MP में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? तो आप देखिए, कई बार तो जनसंख्या कम भी है, राज्य के हिसाब से बदल सकती है। अब सवाल ये है कि भाई 2.5 लाख की आबादी में राज्य बना दें। अगर 2.5 लाख की आबादी में राज्य बना दें तो सवाल ये है, राज्य के पास अपना कुछ संसाधन भी होना चाहिए या केवल दूसरे पर निर्भर होना चाहिए? तो इसका मतलब है, अच्छा कई बार भाई हेल्थ तो किसी कंट्रोल में नहीं होता, भाई हेल्थ ही चला जाए फिर मामला गड़बड़ा जाता है। अच्छा पढ़ाई में थोड़ा जोश भी चाहिए, हेल्थ खराब होता है आवाज ही नहीं निकलती, तो जोश कहां से लाए बच्चों? लेकिन अब 2.7 लाख में अगर हम राज्य बना भी दे तो समस्या ये है भाई, अच्छा राज्य बना दे तो राज्य के पास अपना वित्त तो होना चाहिए, संसाधन तो होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के सारे छोटे छोटे राज्य हमने बना रखे हैं, और अगर हम ऐसे राज्य बना दिए फिर तो बोडोलैंड कहेगा भैया हमें क्या कर दो, बोडोलैंड कहेगा हमें राज्य बना दो,
असम से अभी मांग कर रहा है। गोरखा समुदाय के लोग कहते हैं उनकी आबादी फिर भी 5-6 लाख है। गोरखा लोग कहते हैं गोरखालैंड बना दो। इसलिए राज्य बना देना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि समस्या केवल ये नहीं कि आपकी पॉपुलेशन कम है, समस्या ये भी है कि स्वाभाविक तौर पर यहाँ पे वित्त का भी तो कोई स्रोत नहीं है। कहाँ से राज्य बन जाएगा तो राज्य का संसाधन क्या होगा, वो रहेगा नहीं, केंद्र पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और मामला केवल लद्दाख के बनाने की बात नहीं है। जैसे हम लद्दाख बनाएंगे तो भारत में तमाम नए राज्यों की मांग खड़ी हो जाएगी। इसलिए लद्दाख को राज्य बना देना ये प्रशासनिक रूप में थोड़ी कठिनाई है। लेकिन फिर लद्दाख के सामने समस्या क्या है, क्योंकि 370 जैसे हमने हटाया, 370 हटाने के बाद पूरा कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र हो गया। अब कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र हो गया, इसका मतलब है कश्मीर को मिलने वाली स्वायत्तता खत्म हो गई। अब कश्मीर को मिलने वाली स्वायत्तता खत्म हो गई तो लद्दाख को मिलने वाली स्वायत्तता खत्म हो गई। ये जब संयोग की बात है कि जब भी देखिए कश्मीर की डेमोग्राफी ऐसी है, कश्मीर की डेमोग्राफी ऐसी है कि जो मुख्यमंत्री वही होगा जो वैली का होगा, घाटी का। और मुख्यमंत्री श्रीनगर से आएगा, मुख्यमंत्री बारामूला से आएगा, शोपिया से आएगा, मुख्यमंत्री लद्दाख से नहीं आ सकता। और लद्दाख में कारगिल और लेह 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट में एक राज्य की मांग कर रहे हैं ये लोग। यूपी के जाके देखो, फिर यूपी में कितने राज्य बनेंगे, 75, मतलब 36 राज्य तो यूपी में बनेंगे। और 36 भी क्या, उससे ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ तो यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख की आबादी से कम वाले डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए कठिनाई है। लेकिन एक सवाल है, लद्दाख की मांग को ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो कश्मीर को विशेष स्वायत्तता थी। यानी कश्मीर की विशेष स्वायत्तता का मतलब था कश्मीर की जमीन कोई बाहर जाकर कोई खरीद नहीं सकता था, कश्मीर के निवासियों को एक विशेष अधिकार था। और जैसे वो विशेष अधिकार हटा, अब यूटी बन गई, तो यूटी के द्वारा कश्मीर को मिलने वाला सारा विशेष अधिकार खत्म हो गया। इसका मतलब ये था लद्दाख कश्मीर में भी पिछड़ा था। जब भी आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर का 3 क्षेत्र था, अब चूंकि मुख्यमंत्री वैली से होगा तो पूरा डेवलपमेंट वैली का हुआ। और ये संयोग की बात थी कि जब लद्दाख राज्य के, भाई कश्मीर के 3 पार्ट है, जब कश्मीर राज्य था तब उसमें लद्दाख बार बार डिमांड करता था कि हमें स्वायत्तता चाहिए, हमें केंद्र शासित क्षेत्र बनना है। उस समय लद्दाख की मांग ऐसी होती थी। आज लद्दाख की मांग थोड़ी चेंज हो गई है। उसने कहा नहीं भाई, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अब तो हमारी ज़मीन कोई खरीद लेगा, कोई बाहर का आदमी यहाँ के बस जाएगा। और बाद में पर्यावरण की बातें भी आ गई, कल्चर की बात आ गई। इसी लद्दाख के लोगों ने कहा कि बीच का विकल्प हो सकता है, ऐसा करिए आप राज्य मत बनाइए, क्योंकि राज्य तो बनना बड़ी समस्या है। मैंने राज्य बनने के फायदे तो ये हैं, लेकिन चैलेंज कहाँ पे आ रहा है आप स्वाभाविक रूप में देख लीजिए। 2.7 लाख की आबादी है, संसाधन है नहीं, कुल मिलाकर राज्य बन जाएंगे तो केंद्र से पैसा मांगेंगे। और जैसे कि हमारे कई नॉर्थ स्टेट के राज्य हैं, राज्य तो बन गए, फिर भी आर्थिक रूप में किस पे डिपेंडेंट है, संघ पे, तो संघ के ऊपर बोझ बनता है। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। और बीच का रास्ता क्या हो सकता है, 6 शेड्यूल। एक बीच का रास्ता हो सकता है, इसका नाम है 6th शेड्यूल। और आपको हम याद दिला दें 6th शेड्यूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अब जरा छठी अनुसूची के बारे में कुछ आपको बता दें। 6th शेड्यूल तो हमारे मूल संविधान से है। तो लद्दाख को इसी दर्जे की मांग की जा रही है, लद्दाख 6th शेड्यूल में नहीं है। तो 6th शेड्यूल में फिलहाल हमारे यहाँ क्या प्रावधान है, संविधान के 6th शेड्यूल में, भाई संविधान का मूल भाग है छठी अनुसूची। और छठी अनुसूची में प्रावधान किसके लिए किया गया है, पहला असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये बात आप याद रखिएगा। 6th शेड्यूल के कई स्टेट, मणिपुर नहीं है। ये बात ये भी याद रखने के तरीका है कि कौन सा राज्य है कौन सा नहीं है। यानी असम, मेघालय, AMMT, AMMT ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और आपको ये भी याद दिला, जब भी कोई बात याद रखे कौन है तो उसके अपोजिट में जाके ये भी आप देखिए कि कौन इसमें नहीं है। मणिपुर नहीं है, क्यों नहीं है मणिपुर इसमें, छठी सूची मणिपुर क्यों नहीं रखा गया। तो देखिए आपको ये बात याद होनी चाहिए,
छठी सूची में मणिपुर नहीं रखा गया क्योंकि मणिपुर में लगभग आधी जनसंख्या हिंदुओं की भी है, और छठी सूची मुख्यतः उन क्षेत्रों के लिए था जहां पर मुख्यतः आबादी जनजाति होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्यों में जनजातियों की आबादी 50% से ज़्यादा है। असम में 50% ज़्यादा है, मिजोरम में 90%, मेघालय में 90%। और अब सवाल ये है, जनजाति यानी छठी सूची में कौन राज्य नहीं रखा गया? मणिपुर क्यों नहीं रखा गया? कारण है क्योंकि मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी बड़ी है, आधी लगभग है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं पहला। लेकिन उसके बावजूद मणिपुर विधानसभा के द्वारा पारित तमाम अधिनियमों से जनजाति क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई है, जो उन्हें छठी सूची में शामिल होने से नहीं मिली। तो व्यवहारिक रूप में मणिपुर के वो क्षेत्र जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हैं, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन रहता है? कुकी और नागा। कुकी नागा जनजातियाँ हैं, मैतेई हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो उनके लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए छठी सूची की सुविधा दी गई है, बशर्ते वो संविधान से नहीं है, वो संसदीय अधिनियम से है। पहली बात, नागालैंड को शामिल क्यों नहीं किया गया? नागालैंड में ट्राइबल कम्युनिटी 90% ज़्यादा है। भाई छठी सूची किसके लिए है? छठी सूची क्या कहलाता है? जनजातीय क्षेत्र। ये ट्राइबल एरिया कहलाता है, याद रखिए, शेड्यूल एरिया नहीं। पांचवी अनुसूची क्या कहलाता है? शेड्यूल एरिया। और पांचवी अनुसूची आपको बताएंगे पंचायती राज के साथ। तो हम हर सूची पढ़ते हैं लेकिन अलग तरीके से, वैसे क्रम में नहीं। ये शेड्यूल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है छठी सूची। इसका मतलब है जहाँ पे नागालैंड में तो आबादी 90% ज़्यादा है, तो जहाँ जनजातियों की आबादी 90% ज़्यादा, वहाँ पे वो छठी सूची में क्यों नहीं? असम से बाद में अलग हुआ। असम से वही नहीं अलग हुआ, मेघालय किससे अलग हुआ? असम से। मेघालय भी असम से अलग हुआ। आपको हम याद दिला दें, जब नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वहाँ एक राज्य असम था, मणिपुर देसी रियासत थी, और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस नेफा था। नेफा को अरुणाचल प्रदेश बदल दिया गया। मणिपुर को देसी रियासत राज्य का दर्जा मिल गया। इसके बावजूद मेघालय किससे कट के बना? असम से। मेघालय का मतलब है जहाँ पे जिन क्षेत्रों में कौन सी जनजातियाँ ज़्यादा हैं? खासी और जयंतिया। उससे कौन सा बन गया? मिजोरम किससे बना? मिजो जनजातियों से त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा पहले से था। त्रिपुरा असम से काट के नहीं बना है, त्रिपुरा भी वहाँ एक तरीके केंद्र शासित क्षेत्र था, और त्रिपुरा को अब हमने राज्य का दर्जा दे दिया है। इन चारों राज्यों में जनजातीय आबादी लगभग, असम को छोड़ दिया जाए, चारों राज्यों में जनजातीय आबादी लगभग 80%, 90%। मिजोरम में तो 95% आप कह लीजिए। तो सवाल है, नागालैंड को शामिल क्यों नहीं किया गया? फिर इसका उत्तर संविधान से है। ऐसे नहीं चलेगा कि नागालैंड में अलगाववादी समस्या थी इसलिए नहीं शामिल किया गया। अरे अलगाववादी समस्या थी तो शामिल किया जाना चाहिए था। नागालैंड को इसलिए नहीं शामिल किया गया, आर्टिकल 371A में नागालैंड को विशेष अधिकार है। आर्टिकल 371A में नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया है, और इसके हिसाब से नागालैंड की विधानसभा को एक विशेष अधिकार ऐसा है कि संसद के द्वारा निर्मित कोई विधि जो विवाह, जनजातीय परंपराओं, जो आपराधिक विधियों, इनसे संबंधित होगी, बिना विधानसभा की परमिशन से संसद की विधि भी राज्य में लागू नहीं होगी। किन क्षेत्रों से? विवाह, सामाजिक परंपराएं, आपराधिक विधियां। इन क्षेत्रों में जरा सोच के देखिए, सारे क्षेत्रों में नहीं, डिफेंस में नहीं, कम्युनिकेशन में नहीं, संचार में नहीं। आर्टिकल 371A में नागालैंड को विशेष स्वायत्तता दी गई है, जो आज की डेट में किसी भी हिंदुस्तान के राज्य को नहीं है। हिंदुस्तान, भाई संसद के द्वारा कोई विधि निर्मित हो तो हमें राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता थी। और कश्मीर का मामला तो अलग ही था
क्योंकि कश्मीर में तो स्वाभाविक तौर पर सहमति लेने की जरूरत नहीं थी। कश्मीर में संसद की विधि राज्य में लागू नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ की अपनी विधानसभा थी, वहाँ का अपना संविधान था। कश्मीर का मामला तो अलग था, इसलिए ये नागालैंड में भी लागू नहीं हुआ। तो जब हम पढ़ते हैं कि किन किन राज्यों में लागू हुआ, तो पहले में कारण क्या पता होना चाहिए, क्यों लागू हुआ पहला, और किन किन जगहों पर लागू नहीं हुआ तो हमें यह भी पता होना चाहिए। इसी गलती के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। अगर आपने केवल हड़बड़ी तरीके से पढ़ लिया कि ये छठी सूची में 4 राज्य हैं, तो अगर क्राइसिस में आपको आ जाए कि नागालैंड या त्रिपुरा है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार लैंड से त्रिपुरा से दिख तो वैसे ही रहा है, कहाँ पे टिक करें। इसका मतलब कोई है तो क्यों है, कोई नहीं है तो क्यों है, इसका लॉजिकल रीजन आपको देना पड़ेगा। तो ये 4 राज्य शामिल किए गए, इन्हें जनजातीय क्षेत्र कहा गया। तो इसलिए कई बार तो जीएस वगैरह में नागालैंड के बारे में सवाल पूछ देता है, अगर कोई करंट अफेयर नागालैंड से आगे बढ़ा। और करंट अफेयर कैसे होता है, अब मान लीजिए कि नागालैंड में अगर विवाह के मामले हैं, उत्तराधिकार के मामले हैं या विधियों के मामले हैं, इसमें संसद के द्वारा निर्मित विधि लागू नहीं होगी, तो नागालैंड में हो काउंसिल है, जनजातियों के समूह, हो काउंसिल डिसाइड करता है कि वहाँ क्या लागू होना है। तो अब सवाल है कि मान लीजिए महिलाओं का आरक्षण कर दिया जाए, तो अभी करंट अफेयर का मामला फंसता है। अगर संसद महिलाओं का आरक्षण कर देगी, तो क्या महिला आरक्षण का ये कानून विधानसभा स्वीकार करेगी, नहीं करेगी, इस बात पे तुरंत विवाद उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे नागालैंड में एकमात्र पहली बार एक महिला विधायक को निर्वाचित होकर आई है। तो नागा समुदाय के लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी जनजातीय परिषद तय करेगी कि हमारे विवाह कानून क्या है, आपराधिक कानून क्या है, इसमें विधानसभाओं या लोकसभा राज्यसभा की कोई हैसियत नहीं है, इतनी स्वायत्ता हमने दे रखी है। इसका मतलब है पूर्वोत्तर राज्यों को स्वायत्ता ज्यादा है या उत्तर प्रदेश बिहार को? इसका मतलब है सभी राज्यों को स्वायत्ता एक जैसी है या कुछ राज्यों को स्वायत्ता ज्यादा है, कुछ को कम है। इसे समान संघवाद कहा जाए या असम्मित संघवाद कहा जाए, यही है विषम संघवाद। इसी को विषम संघवाद कहते हैं। विषम संघवाद का मतलब भारत में कुछ राज्यों को स्वायत्ता ज्यादा है। इसी को एमपीसी ने क्या कहा है, नृजातीय संघवाद। ये जरा सोच के देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने भी इनको विशेष अधिकार दे रखा था। अंग्रेज गुवाहाटी के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते थे। गुवाहाटी आगे जैसे बढ़ते थे, ये पेड़ों पर बैठे तीर धनुष लेकर और दन्न से मारते थे, पता भी नहीं चलता था। अंग्रेज इनसे डरते थे, मार्शल रेस के लोग हैं, ये लड़ाकू हैं, शुरू से लड़ते रहे हैं। जनजातीय आबादी है, लैंडलॉक है। भारत के विभाजन के बाद सबसे बड़ा घाटा तो नॉर्थ ईस्ट को लगा, विकास के क्षेत्र में पिछड़ गए। और आप देखेंगे यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदुज्म के कल्चर का प्रभाव आप नहीं देखेंगे इंडिया में, तो नॉर्थ ईस्ट है ऐसा। गुवाहाटी के आगे पूरी आपको दुनिया ही अलग दिखेगी। अब अगर ये जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातीय क्षेत्र, अब सवाल है इसीलिए मामला जनजातीय क्षेत्र का है या जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में लद्दाख को देखने का है। तो आखिर में इनको ऐसा क्या मिलता है, लद्दाख को ऐसा क्या मिल जाएगा जो छठी सूची मिल जाएगी? तो उसका एग्जाम्पल आपको बता दें। इस छठी सूची में इस जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्ता और ये बाकायदा ये 30 सदस्यीय जनपद स्वायत्त परिषद का मतलब आप पूछेंगे पंचायती राज जैसा? तो उत्तर है नहीं, पंचायती राज से भी ज्यादा पावरफुल। आगे हम पंचायती राज में आएंगे, फिर कंपेयर कर देंगे। जनपद स्वायत्त परिषदों का निर्माण एक जनपद के लिए होगा। जैसे कि आप देखेंगे अब मेघालय है, त्रिपुरा है, छोटे छोटे राज्य हैं, तो यहाँ जितने जनपद हैं उन सब में जनपद स्वायत्त परिषदें बन गई हैं। असम में नहीं है, असम में बहुत बड़ी आबादी नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, तो पूरे राज्य में जनपद स्वायत्त परिषदें नहीं होंगी। राज्य में वहाँ होगी जहाँ पर जनजातियों की आबादी ज़्यादा होगी, वहाँ जनपद स्वायत्त परिषदें होंगी। और जब ये 30 सदस्यीय जनपद स्वायत्त परिषद बनेगी, तो स्वाभाविक रूप में इनका काम क्या होगा, निर्वाचित होगी। अब इसमें से अपने चेयरपर्सन का निर्वाचन करेंगे। संविधान में सब तो नहीं लिखा गया है, लेकिन काम क्या दिखाया जाए, इसे कह लीजिए राजनीतिक विकेंद्रीकरण।
लोकतांत्रिकरण, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिकरण का सबसे दिलचस्प रूप है। कैसे? इस 30 सदस्यीय जनपद स्वायत्त परिषदों को काम में क्या मिला है? पहला, विधायी विधि के निर्माण का कार्य। दूसरा, प्रशासनिक। तीसरा, वित्तीय। और चौथा, न्यायिक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आगे आपको पंचायती राज बता देंगे। पंचायती राज में केवल पंचायतों को योजनाओं के क्रियान्वयन की शक्ति मिली हुई है। पंचायती राज में पंचायतों को लॉ मेकिंग की पावर नहीं है। पंचायती राज में पंचायतों को न लॉ मेकिंग की पावर है, न टैक्सेशन कोई पावर है। पंचायतों का पावर क्या है? भाई योजनाओं का क्रियान्वयन कर दीजिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण भी आप कर सकते हैं, ऐसा पंचायत के पास शक्ति है। अब जरा सोच के देखें, विधायी। अब आप कहेंगे विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक शक्ति, न्यायिक भी शक्ति मिल जाना हैरानी की बात है ये। भाई अब देखेंगे, न्यायपालिका तो स्वायत्त शक्ति है, राज्यों में भी न्यायपालिका स्वायत्त होती है, न्यायपालिका राज्य के अधीन नहीं आती। लेकिन यहाँ तो इस जनपद स्वायत्त परिषदों को, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल को ये सारी शक्तियां मिली हुई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि छठी सूची में डीएम के पास ज्यादा पावर है या जनपद स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष के पास? यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास ज्यादा शक्ति है, जनपद स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष? जनपद स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? एक पूरी आबादी कबीलों की है। अगर पूरी आबादी कबीलों की है तो कबीलों का सरदार कौन होगा? जनपद स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष होगा। इसलिए आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में कबीलों के सरदार की आज भी बहुत चलती है। और इसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे आर्टिकल 13 में जो लॉ को परिभाषित किया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जब लॉ को परिभाषित किया गया है तो उसमें कस्टम को भी रखा गया है, ये छठी सूची को देखते हुए। भाई लॉ कस्टम से क्या मतलब है? कस्टम तो परंपरागत हो सकता है, कस्टम हो सकता है महिलाओं के खिलाफ हो, लॉ में तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको शामिल करने का मूल कारण क्या था? छठी सूची। अगर इतनी स्वायत्तता इनको न देते तो संघीय व्यवस्था में जुड़ने का इनका और कोई कारण बनता नहीं, ये संघीय व्यवस्था में जुड़ते ही नहीं। लेकिन अब आप कहेंगे इनको विधायी शक्ति दी जा रही है, प्रशासनिक शक्ति दी जा रही है, वित्तीय शक्ति दी जा रही है, न्यायिक शक्ति दी जा रही है, और एक जनपद के भीतर भी क्षेत्रीय परिषद गठन हो सकता है। मान लीजिए कि जनपद के भीतर एक ब्लॉक में ही जनजातियों की आबादी ज्यादा है, तो वहां क्षेत्रीय परिषद भी गठन किया जा सकता है, ऐसा छठी सूची में लिखा गया है। जनपद परिषद भी होगी, रीजनल काउंसिल भी होगी। और यहाँ रीजनल का मतलब क्या है? जनपद के अंदर। और सामान्यतः रीजन का मतलब क्या समझते हैं? इसमें अनेक जनपद हैं, ऐसा रीजन नहीं है। जनपद क्षेत्रीय परिषदें होगी। अब इनको शक्ति क्या दिया जाएगा? डिफेंस में कहाँ शक्ति दी जाए? डिफेंस में दिया जाए कि रेल में दिया जाए? डिफेंस में नहीं, रेल में नहीं, इनको शक्ति कहाँ दी जाएगी? कहाँ कहाँ छठी सूची को विधि के निर्माण की शक्ति हो? किन विषयों पर? झूम खेती। आप याद रखिए, किसी भी भारत के भाग में आप जाके पेड़ काट देंगे, इन्वायरमेंटल एक्ट हिसाब से, फॉरेस्ट एक्ट हिसाब से अपराध है या नहीं? अब झूम खेती का मतलब है झूम झूम की खेती करना, ऐसा ही है भाई। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका मतलब एक जगह हमने पेड़ काटा, उसको जलाया, खेती की, अगली बार उसको छोड़ के अलग चले गए। अब जरा सोच के देखिए, संसद ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कितने कानून बना रखे हैं। छठी सूची में संसद का कानून लागू होगा या जनपद स्वायत्त परिषदों का? ये जनपद स्वायत्त परिषदें हैं, संविधान के भीतर एक संविधान है। ये जनपद स्वायत्त परिषदें नहीं है, संविधान के भीतर एक संविधान है। अब जरा सोच के देखिए, हमने क्या पढ़ा था? संसद के द्वारा निर्मित विधि सर्वशक्तिशाली है, राज्य विधानसभा के द्वारा निर्मित विधि सबसे बड़ी है। क्या संसद की विधि, क्या राज्य विधानसभा की विधि? इस जनपद में किसकी विधि लागू होगी? जनपद स्वायत्त परिषदों की। जनपद स्वायत्त परिषदों की विधि लागू होगी। इसका मतलब है झूम खेती, और इन्हें क्या अधिकार दिया गया है? पहले विवाही पाए जाएंगे,
भूमि, भूमि है। दूसरा वन्य संसाधन, जैसे कि जल, वन्य संसाधन। दूसरी सामाजिक परंपराएं, साहूकारी व्यवस्था। उसके बाद सामाजिक परंपराएं और उसके बाद विवाह और जनजाति समुदाय की संस्कृति की रक्षा। और उतना ही नहीं कि बाकायदा यहाँ पे तो ये भी कहा गया है कि साहूकारी व्यवस्था को नियंत्रित करना, साहूकारी व्यवस्था को नियंत्रित करना यानी मनी लेंडिंग को, सामाजिक परंपराओं के बारे में अपनी विधि का निर्माण करना, वन्य संसाधन यानी फॉरेस्ट, जो माइनर फॉरेस्ट रिजर्व है, अल्प वन्य संसाधन यानी पेट्रोलियम नहीं, कोयला नहीं, तेंदू का पत्ता, बांस, छोटे मोटे जल संसाधन के स्रोत। और इस क्षेत्र में सामाजिक विवाह संस्कृति की रक्षा, सामाजिक परंपराएं और अन्य विधियों का भी निर्माण किया जाएगा। बात को ऐसे समझिए, अगर संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दे, संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दे, तो क्या छठी सूची में लागू होगी? नहीं, इतनी स्वायत्ता है। छठी सूची की स्वायत्ता इस तरीके से देखें कि संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दे तभी लागू नहीं होगी। इतना ही नहीं, अब सवाल है कि सामाजिक परंपरा, जब हमने एक शब्द में लिख दिया सामाजिक परंपरा, तो भाई सामाजिक परंपरा कहीं लिखा तो है नहीं। परंपरा का मतलब है जो जनजातीय परिषद बताएगी, परंपरा का मतलब होगा जो लिखा नहीं है। अब जो लिखा नहीं है उसे हो काउंसिल तय करेगी, जनजातियों कबीले तय करेंगे। इसलिए अगर जनजातीय समुदाय के बीच जमीन को झगड़ा हो गया, जनजातीय समुदाय में पति पत्नी का झगड़ा हो गया, जमीन का झगड़ा हो गया, वैवाहिक झगड़ा हो गया, इसको कौन हल करेगा? जनजातियों की अदालत, यानी उनको न्यायिक शक्तियां भी जनजातीय स्वायत्त परिषद तय करेगी, क्योंकि जनजातीय परंपराओं को कोई जानता नहीं है। इसलिए ये न्यायाधीश की भूमिका में भी निर्वाह करते हैं। तो कबीलों का सरदार कौन है? न्यायाधीश भी है। जब दो कबीले आपस में लड़ जाएंगे, इसका मतलब है अगर छठी अनुसूची के राज्य में आप जाइए और संयोग से किसी तरीके से आप पे हमला हो गया, कोई FIR नहीं, कोई कानून यहाँ का उस क्षेत्र में लागू नहीं होता। अब जनजातीय समुदाय में, क्योंकि इनके जमीन के तरीके लिखे, ये संरक्षण क्यों दिया गया? इनके भूमि के प्रबंध के तरीके अलग अलग है। जनजातियों की आज भी भूमि सामूहिक होती है, पूरे गांव की भूमि एक होगी, ये साथ साथ खेती करेंगे, साथ साथ ताड़ी लाएंगे, पिएंगे, उसके बाद शाम को फिर उत्सव होगा, शाम को उत्सव होगा, बिल्कुल बराबरी का माहौल होगा। यहाँ पे पूरा परिवार मिलकर एक साथ उत्सव मनाता है, पूरा जीवन ही उत्सव जैसा है। अब जब जनजातीय समुदाय की जमीन ही सामूहिक रूप में है, तो ऐसा व्यक्ति की जमीन तो हो नहीं सकती कि हमारी जमीन है उनकी जमीन है। यहाँ पे पर्सनल लैंड का विचार नहीं आता। अब ऐसे मामले में कोई और लॉ लागू कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मजाल है कि छठी सूची में जाकर कोई बस जाए। आर्टिकल 19 में हमने क्या पढ़ा? अबाध आवागमन की आजादी। यहाँ पर अबाध नहीं होगा, बाधा होगी। अबाध आवागमन नहीं हो सकता। और जनजातीय समुदाय के व्यक्ति, अब मान लीजिए कोई भाला लेकर कहीं टहल रहा है और आपने कुछ पूछ लिया, उसको बुरा लग गया, एक भाला दे दिया, आप गए काम से, कोई FIR नहीं, कोई प्रावधान नहीं। जमीन आप खरीद सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बस सकते हैं, सवाल ही उत्पन्न नहीं हो सकता। जमीन सरकार ले सकती है, सवाल ही उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर ये बताओ फिर रोड और रेल कैसे बनेगी? ये भी बड़ी समस्या रही है। ये भी अपने आप में ये बड़ा डिबेट का विषय चलता है कि ऑटोनॉमी इतनी तो हमने नहीं दे दी कि पता चला क्षेत्र का विकास ही रुक गया। अब गांव में कभी चले जाके देखिए, हमें ऐसा लगता है गांव के विकास, गांव को पिछड़ा छोड़ दिया गया, गांव के लोगों ने ऐसे पीछे छोड़ दिया। गांव में कभी अब बिजली खंभा लेके जाइए, आदमी का मेरे खेत में नहीं होना चाहिए। मैं कहा भाई मंगल ग्रह से जाएगा, इनको मंगल ग्रह से ले जाओ इसको। सड़क जानी चाहिए, मेरे खेत से नहीं। कमाल की बात है ये। इसलिए आजकल तो बड़ा डिबेट चलता है कि अरे जनजातीय समुदाय के जो हमने ये विशेष स्वायत्तता दे दी कल्चर के नाम पे, ऐसा तो नहीं, विकास के लिए बड़ा चैलेंज आ गया है ये।
इसका सीधा मतलब है, ये छठी अनुसूची है, यह जनजाति समुदाय को जल जंगल जमीन पर स्वायत्ता का अधिकार है। ये धीरे से बोल रहे हैं आप लोग। ये छठी अनुसूची है या आधारभूत लोकतंत्र है? ये छठी अनुसूची है सर्वसमावेशी लोकतंत्र है? भाई जब लिखते हैं तो ऐसी बातों को थोड़ा सा लच्छेदार भाषा में लिखते हैं, आम भाषा में थोड़ी सैद्धांतिक भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? छठी अनुसूची दे दिया, इसलिए अब यहाँ डीएम क्या करेगा? जनजाति परिषद झगड़ा हल करेगी। साहूकारी का मतलब उधार किसको दिया जाएगा? यानी जो नशीले पदार्थ होंगे उनका बिक्री कैसे हो? भूमि पर, परंपरा पर, विवाह पर। इन विवाह के सारे कानून कौन तय करेगी? जनजाति परिषद। इसे जनजाति परिषद कहेगी कि हमें 4 विवाह करना है, 5 विवाह करना है। मिजोरम में एक व्यक्ति था, उसने 30 से ज्यादा विवाह कर रखे थे। उसको देखने पूरी दुनिया से लोग आते थे। यहाँ तो लोग 2-4 विवाह करने में चौंक जाते हैं। ये छठी अनुसूची है। इसका मतलब है, अभी तक तो हमने ऐसा देखा था कि भाई संघीय व्यवस्था बड़ा केंद्रीकरण है, ऊपर से शक्तियां जाती हैं। यहाँ तो उल्टा मामला दिख रहा है, नीचे से शक्तियां जाती हैं। इसे यकीन मानिए, छठी अनुसूची के राज्यों में एसपी की कोई औकात नहीं है। और कोई पुलिस अधीक्षक बनना, पुलिस अधीक्षक का मतलब क्या? सेवक, जनजातियों का सेवक। जब जनजातियों कबीला चलेगा, बाकायदा सब नगाड़े, ढोल नगाड़े, तुमड़ी, ऐसे लगे डीएम साहब यही जा रहे हैं और डीएम साहब उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। भाई कबीला सरदार है, कबीलों का सरदार सींग उंग निकाल के अपन बाकायदा उसके भाला लेके, और वहाँ किसी कबीलों के सरदार घर पे आप जाएंगे तो कबीलों का सरदार है, उसके घर के सामने अलग अलग जानवरों की तस्वीर है। किन किन जानवरों को मारा है उसने, किस किस मानव को मारा है, वो भी टंगा हुआ है। और जनजाति समुदाय में गजब की लड़ाई चलती है। लड़ाई मूंछ की होती है, डरने होने वाले लोग नहीं होते, सीधे भाले से लड़ाई होती है। हम डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ते हैं, ये आमने सामने लड़ाई में विश्वास रखते हैं। जब इनका त्योहार होगा, लड़ाई भाले से होगी, और भाले एक चलाएगा, उसके सामने खड़ा होगा, मर जाएगा, और मर जाएगा सीधे उसको परंपरा। वहीं पुलिस है, कुछ नहीं कर सकती। जनजातीय परंपरा है ये जनजातीय परंपरा है। लड़ गए आपस में, मार पीट दिया, जनजातीय परंपरा है। अब सवाल ये है, अब अगर संसद ने महिलाओं को आरक्षण दे दिया तो क्या ये भी जनजातीय परंपरा के खिलाफ है? इस बात पे कई बार यही सब मामले विवाद के हैं। और विवाद का विषय कहाँ आता है? एक बार क्या हुआ कि अब सवाल है कि वन्य संसाधनों पर इसका नियंत्रण है, तो क्या पेट्रोलियम कोयले पर भी इनका नियंत्रण है? यहाँ पे कई बार यही विवाद आता है, तो करंट अफेयर का मसला बन जाता है। इसका मतलब है, छठी अनुसूची की अगर इन स्वायत्ता को लद्दाख को दे दिया जाए तो आप समझते हैं लद्दाख छठी अनुसूची की मांग क्यों कर रहे? कौन कह रहा लगाव बढ़ेगा? लेकिन अब यही मामला है, छठी अनुसूची को अगर आपने लद्दाख को दर्जा दे दिया तो अब आप उसको प्रो समझिए, कौन समझिए? लद्दाख में, लेह में, कारगिल में सेना का बहुत बड़ा बेस है। कारगिल घटना हो चुकी है, चीन के पास है, पाकिस्तान चीन तो हमारे शत्रु हैं, और आपने छठी अनुसूची का दर्जा जैसे दे दिया, संघ सरकार भी जमीन नहीं ले सकती। तो अब सवाल ये है, अगर आपने छठी अनुसूची का दर्जा दे दिया तो बाहर के लोग वहां होटल नहीं बना सकते, जमीन आपको नहीं मिलेगी। अब बाहर के लोग होटल नहीं बना पाएंगे, सरकार भी जमीन नहीं ले पाएगी, तो सरकार विकास योजना को लेकर आगे बढ़ रही है, और आप कह रहे हो स्वायत्ता की बात चलेगी। इसलिए टकराव आता है कि आखिर में किसको प्राथमिकता दिया जाए, स्वायत्ता को या विकास को? अब इसमें देखेंगे, और तर्क की बात यह है कि लद्दाख में पहले से 2 जगह ऐसे हैं, जैसे छठी अनुसूची का विचार आया तो उसके बाद गोरखालैंड में राज्य की मांग हुई, तो गोरखालैंड में क्या बनाया गया? गोरखा पर्वतीय परिषद का निर्माण किया गया, गोरखा हिल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया गया, जहां गोरखाओं को छठी अनुसूची की लगभग सारी सुविधाएं दे दी गई। यही सुविधा लद्दाख में पहले से लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल पहले से बनी हुई है, लेकिन लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल को वो अधिकार नहीं है। लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल तो पहले से बनी गई है, तो फिर स्वायत्ता की कौन सी मांग की जा रही है? लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? प्रशासनिक एजेंसी है। लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल किसके लिए है? कि शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, सड़क की व्यवस्था हो जाए। लेकिन मूल मांग किसकी है? जल जंगल जमीन पर।
मूल मांग किसकी है? नौकरियों की। तो लद्दाख के लोगों को ऐसा लगता है कि केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा लद्दाख को मिला, यहाँ पे बाहर के लोग नौकरी करने आ जाएंगे, बाहर के लोग ज़मीन ले लेंगे और वहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान अलग होगा, पर्यावरण के तर्क उसमें अलग आ गए। तो अब सवाल है, लद्दाख को छठी सूची का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए? अब क्योंकि लद्दाख में आबादी भले कम है, देखो राज्य का दर्जा देना तो कठिन है, लेकिन आबादी ज़्यादातर जनजाति है, आबादी जनजाति है, तो स्वाभाविक रूप में उद्योग कारगिल और लेह और कंपोजिशन अगर आप देखेंगे, कारगिल में बहुमत आबादी मुस्लिम्स की है, लेह में बहुमत आबादी बौद्ध की है, कंपोजिशन में थोड़ा अलग अलग है। इसलिए वो कह रहे हैं कि छठी सूची का स्वायत्ता दी जाए। लेकिन स्वायत्ता के मुद्दे पर देखिए, संघ में स्वायत्ता के मुद्दे पर हम राज्यों का समर्थन करेंगे। अब ऐसा नहीं कि स्वायत्ता आप दे देंगे विघटनवाद पैदा हो जाएगा। लद्दाख का पहले से पिछड़ा बन रहा है और उसका एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि भाई जो उनकी आसपास की ज़मीन है, रोजगार है, भूमि है, वो उन्हीं को मिले, बाकी जो कुछ सामरिक क्षेत्र के महत्व के हैं उनमें कुछ सेना को अधिकार मिल जाए कि भाई सामरिक क्षेत्र के विषय है, महत्व के विषय, वहाँ पर जमीन लेने के लिए परिषद से परमिशन लेने की आवश्यकता न पड़े, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा स्वायत्ता दोनों में सामंजस्य बैठाया जा सके। हम दोनों में सामंजस्य कहीं के बैठा लें। और आपको ये भी याद दिला दें, इसका मतलब है अल्टीमेटली देखिए हम बीच का रास्ता लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे छठी सूची हो ही ना। इसका मतलब हमने स्वायत्ता को दरकिनार कर दिया। और संघवाद में स्वायत्ता की बात तो पहले से आती है, लेकिन स्वायत्ता के साथ राष्ट्रीय एकता अखंडता भी होना चाहिए, स्वायत्ता के साथ जियो पॉलिटिक्स भी होना चाहिए। क्योंकि आप देखें कश्मीर का मुद्दा हमेशा से विवाद का विषय रहा है। चीन कह रहा है विवादास्पद है, पाकिस्तान कह रहा है विवादास्पद है, और दोनों का संघर्ष उसी क्षेत्र पे है, दोनों का संघर्ष उसी क्षेत्र पे है। सियाचिन कहाँ पे है? सियाचिन स्वाभाविक रूप में लद्दाख क्षेत्र में आता है। अक्साई चीन, सियाचिन है, अक्साई चीन है, और अपने आप में कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा रहता ही है। इसलिए थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट से यहाँ कंडीशन लगे है। क्योंकि देखिए जैसे चाइना अरुणाचल पे दावा करता है, तो अरुणाचल को उस कंडीशन में थोड़ा स्वायत्ता देना, फिर एक मामला राष्ट्रीय संप्रभुता का आता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि स्वायत्ता दी जानी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा एकता अखंडता को बना के रखते हुए। यही छठी सूची के फायदे हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दें। छठी सूची में राज्यपाल को विशेष अधिकार होता है। संसद और राज्य के द्वारा बनाई गई कोई विधि इसमें तभी लागू होगी जब राज्यपाल इसकी परमिशन दे, और छठी सूची किसी विषय में संशोधन के लिए संसद के सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी सामान्य बहुमत से इसका संशोधन किया जा सकता है। ये छठी सूची की बाकी प्रावधान है।